आते हैं बस नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल या मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं आरएमपी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देखो ये पहले इतना एलक्यू में नहीं आता था, लेकिन अब आता है, मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में तो आया था यार। और ये इकलौता टॉपिक था जैसे लगता था अरे यार ये तो नर्व, किसी किसी किताब में नर्व मसल फिजियोलॉजी में दिया हुआ है, तो ऐसा लगता था यार ठीक है नर्व मसल फिजियोलॉजी में देख करके जाएंगे। जब यूनिवर्सिटी देने गए एंड इट वाज लाइक ओह माय गॉड, ये तो फर्स्ट पेपर में था, तो कुछ कुछ क्लास का पढ़ाया हुआ गिब्स डोनन और वगैरह वगैरह तो याद था, वो लिख करके आ गए। अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी की कॉपी की जितना मुझे समझ में आया वो बोर्ड जैसे रहता है कि आपको लिखना बहुत अच्छा आना चाहिए, यू शुड नो द वे ऑफ राइटिंग। मतलब मैं अगर मेरे पास पॉसिबल होगा ना तो मैं कभी आपको रुचि मैम के चेक नोट्स दिखाऊंगी, मतलब जो मेरी कॉपी चेक होती थी पीसीटी और इंटरनल के टाइम पे, वो दिखाऊंगी। द रीज़न इज़ क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज कम है, हर स्टूडेंट, हम खुद ही हम लास्ट मोमेंट तक कवर कर लेते हैं। दिक्कत पता है कहाँ आती है कि आपके और मेरे स्कोर में या मेरे और किसी और के स्कोर में जो रह जाता है वो ये है कि द वे यू राइट योर आंसर, द वे यू प्रेजेंट योर आंसर। क्योंकि मैं एज अ एग्जामिनर या आप खुद एज अ एग्जामिनर होंगे तो आपको नहीं पता होगा कि सामने वाले को कितना ज्ञान है। आपके पास एक ही तरीका है उसका ज्ञान जांचने का, वो है उसकी कॉपी। और वो भी जब कॉपी में नाम तक नहीं लिखा हो, कॉपी में सिर्फ रोल नंबर लिखा हो, कॉपी में सिर्फ आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स दिखे, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है ये। तो अब जब हम पढ़ते हैं दैट इज आरएमपी, तो आरएमपी के बारे में अगर हम देखें एक चीज कि हमारा जो पूरा का पूरा मेम्ब्रेन है उसके दो पोटेंशियल है, जैसे हमारे दो पोटेंशियल है, एक है काजल दी सोना, नॉट ओनली इन जो हम बेड पे सोते हैं, एक वो भी सोना जो हम क्लास के लेक्चर अटेंड कर रहे हैं बट फिजिकली तो प्रेजेंट है अटेंडेंस के लिए, मेंटली सो रहे हैं, वो सोना रेस्टिंग स्टेट। और दूसरा होता है मेम्ब्रेन का क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम या नॉर्मल जब वर्किंग स्टेट है, दैट इज मेम्ब्रेन पोटेंशियल बोलते हैं ना। ठीक है, तो हमारा जो मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है वो दो चीजों से बनता है, दैट इज एक है इक्विलिब्रियम पोटेंशियल और दूसरा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब अगर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को सीधे शब्दों में तुम्हें समझना है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेम्ब्रेन एट रेस्ट। अगर मेम्ब्रेन रेस्ट कर रहा है तो उसका कितना पोटेंशियल है इज रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इससे तो कुछ नहीं है। अब हमको यही पता करने के लिए कि मेम्ब्रेन रेस्ट पर है तो मेम्ब्रेन को कितना पोटेंशियल लग रहा है, इस पूरे कॉन्सेप्ट को रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और इसके जितने भी थ्योरीज है वो हमसे एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक, रिलेटिवली स्टेबल मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनसाइड द मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इन क्वोशिएंट स्टेज। क्वोशिएंट स्टेज मतलब रेस्ट जब सो रहा है। ठीक है, अब ये डिपेंड कर सकता है क्योंकि हमारे मेम्ब्रेन अलग अलग है, हमारे किसी मेम्ब्रेन की थिकनेस अलग अलग है, किसी मेम्ब्रेन की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, किसी मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी अलग अलग है, तो इसीलिए मेम्ब्रेन का जो परमेबिलिटी डिपेंड कर सकता है। जैसे आरबीसी में -10 है, वाइल अगर स्केलेटल मसल की बात करें -100 है, तो ये इनके आरएमपी है जो कि वैरी कर सकता है। अब हमारे जो आरएमपी है इसके दो टाइप है, एक जो है वो है फिक्स टाइप कि अगर मैं रेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा मेम्ब्रेन पोटेंशियल 10 मिलीवोल्ट होगा या -10 मिलीवोल्ट होगा। और दूसरा आता है ऑसिलेटिंग कि अगर मैं -40 मिलीवोल्ट पे हूँ तब भी रेस्ट कर रहा हूँ, -50 पे हूँ तब भी मैं रेस्ट कर रहा हूँ, -60 पर हूँ तब भी रेस्ट कर रहा हूँ, तो ये होता है ऑसिलेटिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, तो दो तरह के मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, एक होता है फिक्स्ड या स्टेबल। तो फिक्स्ड में जैसे कि न्यूरॉन में हमने पढ़ा है बचपन से आज तक 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं, जब से न्यूरॉन एक्सॉन न्यूरॉन पता चला था, क्या चैप्टर था, न्यूरल रेगुलेशन एंड न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट। न्यूरॉन में -70 मिलीवोल्ट, स्केलेटल मसल में 100 मिलीवोल्ट या 90 बोल सकते हैं, और हार्ट के वेंट्रिकल्स में -90 मिलीवोल्ट। वाइल अगर हार्ट के ऐसे नोड्स में या जीआई के कजल सेल्स में देखें तो वो -60 से -40 मिलीवोल्ट के आसपास इसका आरएमपी वेरी करता है। मतलब अगर मैं 60 मिलीवोल्ट दिखा रही हूँ तब भी मैं रेस्ट पे हूँ, 50 मिलीवोल्ट तब भी रेस्ट, 40 मिलीवोल्ट तब भी रेस्ट। ठीक है, चलो अब अगर हम इसकी बात करें, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने टेढ़ा फोटो खींच लिया। देखो अगर हम इसकी बात करें, सबसे पहले ना हमने देखा है बचपन से, मतलब अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि सोडियम पोटेशियम पंप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है इन केस ऑफ आरएमपी, बट दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज एब्सोल्युटली मिथ, क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप कॉन्ट्रीब्यूट ही नहीं करता इतने ज्यादा। रेदर सोडियम का कॉन्ट्रीब्यूशन सिंगल ज्यादा होता है और पोटेशियम का कॉन्ट्रीब्यूशन एज अ सिंगल एंटिटी ज्यादा होता है, और इन दोनों से भी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है क्लोराइड का, परमेबिलिटी भी ज्यादा है क्लोराइड की। तो अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि व्हेन इट कम्स टू पोटेशियम, सबसे पहले पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम है परमेबिलिटी अगर तुम देखो तो क्लोराइड की परमेबिलिटी सबसे ज्यादा है, फिर है पोटेशियम की और फिर है सोडियम की। सोडियम की कंपेरेटिवली कम है, ठीक है, इम्परमेबल होता है सोडियम। तो जो पोटेशियम आयन है उसका जो परमेबिलिटी है
वो कंपैरेटिवली अगर हम सोडियम से कंपेयर करें तो ज्यादा है, ठीक है। और इसका जो रेशियो रहता है वो होता है 1:35, मतलब 1 बाहर और 35 अंदर। सीधी सी बात है, कहा जाएगा 35 से 1 की तरफ, बाहर की तरफ जाएगा, ठीक। अब ये नर्स्ट पोटेंशियल दे रहा है -94 का या -90 का, तो इसको समझे, पेज पेज देख रहा, ये है हमारा एक मेम्ब्रेन, ठीक है। और इस मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी थोड़ी सी पोटेशियम के लिए ज्यादा है एज कंपेयर टू सोडियम, ठीक। अब जो हमारा सोडियम मतलब पोटेशियम का रेशियो है वो है इनसाइड में 35 और आउटसाइड में 1, तो 35 है अंदर, बाहर है मेरा 1, ठीक। अब अगर हम बात करें कि जब 35:1 है तो जो हमारा मेम्ब्रेन का पोटेंशियल होगा, मतलब मेम्ब्रेन होगा, वो कहाँ की तरफ जाएगा, आयन बाहर की तरफ, क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन कम है। और ये पोटेशियम क्या है, एक पॉजिटिव आयन है, कैटायन है, तो पॉजिटिविटी का लॉस भी तो नेगेटिविटी है, राइट। पॉजिटिव आयन का लॉस भी तो वहाँ पे नेगेटिव आयन को क्रिएट कर रहा है, इसीलिए जो ये हमको पोटेंशियल देता है वो होता है -94 मिलीवोल्ट, ठीक। सेम अगर हम बात करें सोडियम की, तो सोडियम के केस में उल्टा हो जाता है। सोडियम के केस में है 10 बाहर 1 अंदर, जिसके कारण सोडियम आता है अंदर। और ये क्या होता है, सोडियम अंदर आ रहा है तो जो हमारा चार्ज मिलेगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। पर सोडियम की परमेबिलिटी है काफी कम एज कंपेयर टू पोटेशियम, तो यही लिखा हुआ है, एक बार देखिए, देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम। तो सोडियम इज स्लाइटली परमिएबल, इनसाइड आउटसाइड रेशियो, मतलब इनसाइड है 1, बाहर है 10, तो बाहर से आएगा अंदर की तरफ मतलब एडिशन ऑफ पॉजिटिव आयन दैट इज कैटायन, देख रहे हो कैटायन पोटेशियम में कैटायन, तो इसलिए जिसका मिलीवोल्ट या नर्स पोटेंशियल है वो है -61 मिलीवोल्ट, ठीक। ये हमारे पास आ गया, हमारे पास सोडियम का कॉन्ट्रीब्यूशन। वाइल अब कब बात करें पोटेशियम के कॉन्ट्रीब्यूशन, सोडियम पोटेशियम पंप के कॉन्ट्रीब्यूशन से, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सोडियम पोटेशियम पंप एज अ यूनिट इसका कुछ खास रोल नहीं होता, ये कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ -4 मिलीवोल्ट का। वो भी -4 क्यों हो रहा है, क्योंकि 3 पॉजिटिव आयन बाहर जा रहा है, मतलब 3 सोडियम बाहर जा रहा है, कंपैरेटिवली 2 पोटेशियम ही अंदर आ रहा है, तो थोड़ा वर्ड तो रह गया ना, एक कैटायन तो बाहर ज्यादा गया, इसीलिए जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है वो -4 मिलीवोल्ट का कंट्रीब्यूशन देता है। तो अगर तुम एक डायग्राम एक पेज में बनाना चाहो तो तुमको 3 बनाने हैं, दैट इज एक फॉर पोटेशियम, एक फॉर सोडियम एंड एक फॉर सोडियम पोटेशियम एटीपेस। तो पोटेशियम जाएगा कहाँ दी, बाहर की तरफ, जिसका रेशियो है 35:1, ठीक है। सोडियम आएगा अंदर की तरफ, ये मेरा पोटेशियम है, ये मेरा सोडियम है, अंदर की तरफ आए क्योंकि इसका रेशियो क्या है काजल दी, 1:10, सही लिखा है ना मैंने, 35 अंदर, हाँ ठीक है। और दूसरा है मेरे पास काजल दी सोडियम पोटेशियम पंप, दैट इज सोडियम गया बाहर, सोडियम कितने जा रहे बाहर 3, पोटेशियम कितना अंदर आ रहा है 2, तो ये हमको कंट्रीब्यूट करता है -94 या -90 मिलीवोल्ट, ये हमको कंट्रीब्यूट करता है +61 मिलीवोल्ट, और ये हमको कंट्रीब्यूट करता है -4 मिलीवोल्ट का पोटेंशियल, ठीक। तो अगर मैं इन तीनों को मिला दूं काजल दी तो मुझे मेम्ब्रेन पोटेंशियल पता चल जाना चाहिए, नहीं, इसमें भी ट्विस्ट है। वाह, इसमें क्या ट्विस्ट है कि हमारे एक अंकल थे, कौन, गोल्डमैन अंकल। गोल्डमैन अंकल ने हमको बोला कि अगर हमारे पास पोलैरिटी अलग अलग है और भी चीजें जो डिफर करती है, परमेबिलिटी मेम्ब्रेन की अलग है, तो हमारा जो ये जो पूरा का पूरा टोटल है वो भी चेंज हो सकता है। मतलब अफेक्ट हो सकता है। तो ये हमने देखा पूरा का पूरा, हमको आई होप आपको अब समझ में आ गया। अब बात करें क्लोराइड आयन से, क्लोराइड आयन की, तो क्लोराइड आयन का मेन रोल होता है स्केलेटल मसल में, जो कि पोटेशियम के कंपैरेटिवली 100 गुना ज्यादा परमेबल है और सोडियम के कंपैरेटिवली 1000 गुना ज्यादा परमेबल है। तो सबसे ज्यादा क्लोराइड परमेबल होता है, फिर पोटेशियम और फिर हमारा सोडियम। और ये अंदर की तरफ आएगा, अंदर की तरफ आने के कारण क्या करेगा, एंट्री ऑफ नेगेटिव आयन इनसाइड द मेम्ब्रेन, नेगेटिविटी ज्यादा क्रिएट होगी, इसलिए -65 मिलीवोल्ट का कंट्रीब्यूशन देगा, बट इसका मेनली रोल स्केलेटल मसल में, ठीक है। अब आया था सबसे पहले अंकल आए थे, दैट इज गोल्डमैन इक्वेशन। गोल्डमैन अंकल ने क्या बोला कि अगर एक मेम्ब्रेन अलग अलग आयंस या डिफरेंट आयंस के लिए परमिएबल है तो जो हमारा डिफ्यूजन पोटेंशियल होगा, जिसको हम क्या बोल रहे थे, आरएमपी भी बोल रहे, ठीक है। डिफ्यूजन पोटेंशियल जो होगा वो डिपेंड करेगा किस किस पे, सबसे पहले तो मेम्ब्रेन का, मेम्ब्रेन पर, कि वो आयन मेम्ब्रेन की, मतलब वो, हाँ, वो आयन उस मेम्ब्रेन पर कितना परमिएबल है, परमिएबिलिटी पर, ठीक है। दूसरा, परमिएबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन टू आयन,
है ना, कि अगर मैंने देखा कि लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा परमेबल है, वाटर सॉल्युबल कम परमेबल है, ये सब तुमने डिफ्यूजन में पढ़ा था, लेकिन हमने देखा कि क्लोराइड ज़्यादा परमेबल है, पोटेशियम कम परमेबल है और सोडियम सबसे कम परमेबल है। तो मेम्ब्रेन कितना परमेबल है उस आयन के लिए, सबसे पहले इस पे डिपेंड करेगा। दूसरा, उस आयन का पोलैरिटी क्या है, और तीसरा, उस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट कितना है। इन तीनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा हमारा डिफ्यूजन कोफिशिएंट या डिफ्यूजन पोटेंशियल, जब एक मेम्ब्रेन अलग अलग आयंस के लिए सेपरेटली या अलग अलग आयंस के लिए, बहुत सारे आयंस के लिए परमेबल होता है तब। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं नेक्स्ट अंकल, जो कि है हमारे व्हाट इज दिस अंकल, ओके, गिब्स डोनर। गिब्स डोनर अंकल ने, देखो इनका खुद का रिलेशनशिप था टॉक्सिक, ठीक है, तो इनका पूरा एम जिंदगी का बच गया कि मैं सबको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा अबाउट टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो इन्होंने टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में बताना शुरू किया कि अगर एक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल लो, तो जो टॉक्सिक बंदा है वो डिसाइड करेगा कि जो नॉन टॉक्सिक इंसान है वो क्या करेगा, कितना बाहर जाएगा, कितने देर तक बाहर जाएगा, किसके साथ जाएगा, किसके साथ बात करेगा। दैट इज गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम। मतलब गिब्स अंकल ने ये बताना चाहा कि जो इम्परमिएबल आयन है या नॉन डिफ्यूजिबल आयन है वो डिसाइड करेंगे डिफ्यूजिबल आयन कितना डिफ्यूज होंगे। वाह, नॉन डिफ्यूजिबल आयन या चार्ज डिसाइड करेंगे कि डिफ्यूजिबल आयन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। दैट इज गिब्स डोनर अंकल का इक्विलिब्रियम कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफ्यूजिबल आयन अक्रॉस द सेल इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नॉन डिफ्यूजिबल आयन ऑन अनदर साइड। दिस इज गिब्स डोनर इक्विलिब्रियम। वाइट, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होता है हम अभी तक देख रहे हैं कि नर्स पोटेंशियल कितने का देगा। नर्स पोटेंशियल का मतलब है कि मुझे उस आयन को के जैसे हमने पढ़ा था ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट, तो नर्स पोटेंशियल या नर्स प्रेशर भी वही है कि मुझे उस आयन के फ्लो को रोकने के लिए कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा कि वो जो आयन बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है या अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है वो रुक जाए। तो डिफ्यूजन पोटेंशियल लेवल अक्रॉस द मेम्ब्रेन दैट एग्जैक्टली अपोजेस द नेट डिफ्यूजन ऑफ अ पर्टिकुलर आयन थ्रू अ मेम्ब्रेन। अब अगर मैं पोटेशियम को रोकना चाह रही हूँ तो मुझे उस पोटेशियम को रोकने के लिए -94 मिलीवोल्ट का प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब वो पोटेशियम का मूवमेंट रुक सकता है। इज नर्स इक्वेशन। ठीक है, तो ये था हमारे आरएमपी के बारे में। आप इसको और फैला करके लिखेंगे व्हेन इट कम्स टू यूनिवर्सिटी एग्जाम। आप अलग अलग जितने भी हमने पढ़ा, पोटेशियम के लिए आप लिखेंगे फिर डायग्राम बनाएंगे, सोडियम के लिए आप लिखेंगे फिर डायग्राम बनाएंगे, इसके अलावा सोडियम पोटेशियम के पंप के लिए लिखेंगे फिर डायग्राम बनाएंगे, फिर आप तीनों का मिला करके डायग्राम बनाएंगे इस तरह से, क्योंकि अगर आपको LAQ आता है तो इसमें आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। फिर आप जो लॉज है या प्रिंसिपल्स है, जो हमारे क्या दिए हुए इक्वेशंस है, इसके नाम लिखेंगे, फिर इसके नाम के आगे एक एक इक्वेशन को समझाएंगे। इफ पॉसिबल अगर आपके पास डायग्राम है आप डायग्राम के थ्रू समझा सकते हैं। ठीक है,